मैंने हर नेता को हर गरीब के घर तक जाना सिखाया। मैं हर गरीब के दुख सुख में जाता, किसी की डेथ हो जाती तो मैं साइकिल पे, तांगे में, बस में बैठ के जाया करता। लेकिन जब से मनोहर लाल जी आए हैं 9 साल में पेंशन बढ़ी है हर महीने की, और नवंबर में अब ये 3000 हो जाएगी। तो मेरे मन में भी एक बात रहती थी कि भारत विश्व गुरु दोबारा बनेगा, लेकिन मैं उस मशीनरी का एक पुर्जा बनूं, तो ये शौक़ मुझे बचपन से था। और मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ तो किसी को क्या नुकसान है इसमें। एनडीए का जो गठबंधन है, मोदी नेतृत्व में देश को भी और विदेश में अपनी छवि को बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। इसी कारण मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नंबर 1 पर नहीं, क्योंकि नोट कमाना है तो और बहुत से तरीके हैं, बहुत से बिजनेस हैं। कम से कम राजनीति को बख्शते हैं उस बात से हम। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। अभी इस समय मैं पलवल में हूँ और पलवल में सुभाष कटियाल जी मेरे साथ हैं। बहुत ही अनुभवी और एक तरीके से कहेंगे तो बहुत पुराने समय से राजनीति में इनका बहुत लंबा करियर है। कुछ विशेष बातें इनसे जानना चाहेंगे। तो अगर आप भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राजनीति के कुछ गुर सीखना चाहते हैं, तो इससे अच्छा आपको मौका कभी नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया नागर साहब। हिंद फोकस न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सर आपसे, जब आपका इतना लंबा करियर है, जब हरियाणा का गठन और ये सारी चीज़ें, जब से आप राजनीति में हैं, मैं कुछ चीज़ें मैंने देखी और नोटिस की, तो आप इतने करियर में समाज सेवा को देखते हैं, तो पहली राजनीति को और अब की राजनीति को कहाँ पाते हैं? देखो नगर है, मेरा तो जो हॉबी है ना, वो मानव सेवा और मानव प्रेम है। मैं राजनीति को सेवा का माध्यम समझता हूँ। ये कोई मेरा पेशा नहीं है। मैं पैदा तो रोहतक में हुआ था, लेकिन 15-20 दिन का ही था कि मैं अलावलपुर गांव में आ गया। और अलावलपुर में रह के ही मैंने पहली क्लास से लेकर प्राइमरी, हाई स्कूल, कॉलेज और एमए, एलएलबी में अलावलपुर रह के ही मैंने की। अपने गांव का पहला मैं एमए इकोनॉमिक्स एलएलबी था। मेरी माँ पहली महिला मेंबर बनी 1962 में ग्राम पंचायत अलावलपुर की। तो मेरी कोई पॉलिटिकल एंसेस्टर्स नहीं थे। हमें तो मेरे माता पिता ने तो मजदूरी की और वहाँ से मैं बढ़ के चला, लेकिन शौक़ था बचपन से कुछ करने का। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो पहले मैंने पढ़ा कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो मेरे मन में भी एक बात रहती थी कि भारत विश्व गुरु दोबारा बनेगा, लेकिन मैं उस मशीनरी का एक पुर्जा बनूं, तो ये शौक़ मुझे बचपन से था। तो इस तरह बढ़ के मैं शुरू हुआ और शुरू में ग्राम कल्याण समिति में अलावलपुर में मैंने काम किया। वहीं से मैं गरीबों की पेंशन बनवाता था, बूढ़े आदमियों की, बुज़ुर्गों की, माताओं की, बहनों की। टांगे में बैठा के लाया करता था अलावलपुर से पलवल। उनका किराया मैं देता था, उनको चाय पिलाता था, उनकी सेवा करता था और पेंशन बनवाता था। इस तरह से राजनीति शुरू हुई। फिर मैंने स्कूल की चारदीवारी बनवाई। फिर वो अलावलपुर में मेला लगता था, उस मेले का संयोजन किया। तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता मैं एमएलए बनने से पहले 20 बार हर घर में जा चुका था। अब देखो, मुझसे पहले जब राजनीति में जो लोग होते थे, ऑब्वियसली कांग्रेस के लोग सत्ता में थे, तो वो तो गांव में जाते थे और चौपाल में बैठ के 10-5 आदमी इकट्ठे हो गए और उन्होंने फैसला दे दिया। लेकिन मैंने हर नेता को हर गरीब के घर तक जाना सिखाया। मैं हर गरीब के दुख सुख में जाता, किसी की डेथ हो जाती तो मैं साइकिल पे, तांगे में, बस में बैठ के जाया करता। उन दिनों में 1972 से पहले सवारी नहीं होती थी। तो 1972 से तो मैं फुल टाइमर हूँ, यानी 51 साल से मैं राजनीति में हूँ। और आज भी मैं बिल्कुल जैसे नौजवान चलता है, ऐसे ही मैं युवाओं की तरह काम करता हूँ। आज मेरा बेटा भी बहुत एक्टिव है, राजीव कत्याल, और लोग उसकी तरफ देख रहे हैं आशावादी नज़रों से। लोगों के मन में यही उमंग है कि राजीव कत्याल अगला एमएलए बनेगा और लोगों की सेवा करेगा, क्योंकि राजीव की भी जो आदत है वो सेवा करने की है। वो पैसे देने के लेने विश्वास नहीं करता। जो मुझसे उसने गुर सीखे हैं, जो मैं इसको सिखाता हूँ कि भाई राजनीति सेवा करना है, गरीबों की सेवा करना है, आम आदमी की सेवा करना है, जिससे कि हमारा देश फिर एक बार विश्व गुरु बने। हम तो ये मोटो लेकर चल रहे हैं। नहीं, अभी जैसा आप बता रहे हैं कि आप समाज सेवा के लिए आए, ऐसा सब बताते हैं। आप
आप थोड़ा सा और आगे बढ़ के बता दिया कि आप घर घर जाकर भी सेवा का वो भाव रखते हैं। मेरा एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जब आप, जो मेरा उसी पिछले सवाल पे आता हूँ मैं, कि पुरानी राजनीति और अब की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? आपने जब पहली बार आप एमएलए बने तब के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मैं 1987 में 1982 में पहले मैं लड़ा था, मैं थोड़ी सी वोट से हार गया। तो मुझे तो जनता का उम्मीदवार था, मैं जनता ने ज़बरदस्ती लड़ा दिया, मैं लड़ना भी नहीं चाहता था। मुझे धक्के से नाम वापस नहीं लेने दिया और मैं इंडिपेंडेंट रह गया। मुझ पर तो पैसे भी नहीं थे इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन 87 में फिर दोबारा मैं एमएलए बना और मैं पौने 4 साल सरकार रही। पौने 4 साल में 7 बार मेरी मंत्री पद की ओथ हुई। पहले 2 बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की हुई और उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में मैंने ओथ ली। 11 महकमे रहे। मैं मंत्री रहने के दौरान 275 किलोमीटर रोज़ मेरा एवरेज थी पौने 4 साल की गाड़ी में रहने की। मैं हर ज़िले में, हर कस्बे में, शहरों में जाता था। लोगों से मैं ये कहता था, देखो जिसका कोई सिफारिश नहीं है तो भगवान तो सबका है, लेकिन आदमी में कोई सिफारिश नहीं है तो मैं सिफारिश हूँ उसका, मेरे पास चंडीगढ़ आ जाना। तो लोग चंडीगढ़ में आते थे, पूछते थे, जो पीएनस होते थे वहाँ पर, कि कौन सा मंत्री यार शरीफ पे काम कर देगा। तो पीएन ये कहा करते थे, वो बैठा है कत्याल, वहाँ चले जाओ। तो इस तरह मैंने काम शुरू किया। आज के एमएलएज़ में, आज की राजनीति वालों में ये श्रद्धा नहीं है। आज तो मेंबर पंचायत से लेकर और एमपी एमएलए तक ये एक होड़ मची हुई है कि कैसे हम अमीर बने, कैसे 5 साल में करोड़ रुपए कमा लें। उस वक्त के एमएलएज़ में और एमपीज़ में इतनी बात नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके बाद ये गुलाम हुआ। क्यों गुलाम हुआ? हमारे जो सेनापति होते थे राजाओं के, कई बार वो बिक जाया करते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे ऐसे जो बिकते थे। लेकिन और जब हम एमएलए बने उस वक्त भी बहुत धड़बड़ थी। लोगों के मन में ये नहीं था कि मेरे पैसे ही बहुत कमाने हैं। लोगों के मन में ऐसी इच्छा नहीं होती थी। और मैं ऐसा गवाह हूँ कि मैं कहीं से भी कोई ऐसी सुविधा नहीं उपयोग करता था पैसे दे लेने की जिससे कि लोगों के निशाने पे आऊँ। लेकिन आज के जो एमएलए, एमपी, मेंबर पंचायत से लेकर और ऊपर तक लोगों में खोड़ मची हुई है कि हम कैसे नोट कमाएं, कैसे हम करोड़पति बने। ये फ़र्क पड़ा है जब की राजनीति में और अब की राजनीति में। तो आप बता रहे हैं कि तब से और अब तक में ये डिफरेंस है। तो मेरा यहीं से एक छोटा सा सवाल ये बनता है कि जब आप कह रहे हैं 4.5 साल वो सरकार चली, 4.5 साल, 4.25 साल, पौने 4 साल, उसमें 7 से 8 बार आपने मंत्री की ओथ ली। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। 7 बार आपने ओथ ली। और सीएम कितनी बार बदले गए? 4 बार। 4 बार सीएम बदले गए। तो इन सारे फिगर्स को जब देखते हैं तो कहीं से आपको करप्शन की बू नहीं आती है? नहीं, देखो ऐसा है कि देवीलाल जी पहले चीफ मिनिस्टर बने, तो उसके बाद कोई उनके पारिवारिक को परेशानी हुई तो फिर दोबारा ओथ हुई। तीसरी बार वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो जो उन्होंने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। पहले मैं स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री था, फिर मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। उसके बाद वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो मुख्यमंत्री बदलना था, तो चौटाला साहब सीएम बने। उसके बाद कोई ऐसी परेशानियां हुई कि उनको इलेक्शन लड़ना था, वो सीएम बदलना पड़ा। वो तो मुझे भी सीएम बनाने की बात चली, मुझे घर से बुला भी लिया था, लेकिन शायद विधि का विधान ये नहीं था कि मैं सीएम बनता। मुझे बिल्कुल घर से बुला के ले गए थे और मैं हरियाणा में पहुंच भी गया था और लोगों में ये था कि आपको सीएम बना रहे हैं, लेकिन शायद वो मेरी नियति नहीं थी। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हुई। तो फिर बीडी गुप्ता जी सीएम बने। थोड़े दिन बाद बीडी गुप्ता जी को दोबारा हटा के फिर वो हुक्म सिंह जी मुख्यमंत्री बने और फिर चौटाला साहब अगले बने। तो इस तरह 7 बार ओथ हुई और 7वीं बार फिर उसके बाद सरकार टूट गई। मुझे फिर प्रलोभन भी आया डिप्टी सीएम बनाने का और हर तरह के पैसे का प्रलोभन भी था। लेकिन मैं तो मुद्दों की राजनीति करता हूँ, मैं अवसरवादी राजनीति नहीं करता। मैं हर उस लोभ को ठुकराता हूँ, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे भगवान जो बनाएगा मेरे अच्छे कर्मों से, मेरे अच्छे स्वभाव से, अच्छी सेवा से, मैं वो बनूँगा। तो इसलिए उसके बाद में मैं मेंबर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का बना 2002 में। वो भी राज्य मंत्री लेवल की पोस्ट थी। राज्यपाल महोदय ने मुझे ओथ दिलवाई थी एज मेंबर HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो 2.25 साल में उसमें रहा। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेज एंड अदर वीकर सेक्शंस कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन बना। तो उसके द्वारा भी मैंने लोगों की सेवा, जो गरीब आदमियों की मैं कर सकता था,
HCRC के मेंबर के रूप में भी, जैसे बिजली की उपलब्धता ठीक हो, बिजली के रेट्स ठीक रहें, ताकि प्रदेश के लोगों को फ़ायदा हो, मैं उसमें भी काम किया। तो इस तरह से अब जब सरकार आई मनोहर लाल जी की, तो मुझे भाजपा मैंने ज्वाइन की 2018 में 2018 में मुझे भाजपा ज्वाइन करवाई, और उसके बाद मैं हैफेड का चेयरमैन बना। तो हैफेड चेयरमैन रहते हुए भी मैंने जो कैमरे लगवाने की गोदामों में मैंने ऐसी व्यवस्था करी जिससे कि लूप होल्स ना हो, ऐसे गैप्स ना हो जिससे चोरी हो सके। हर जिलों में जाकर गोदामों पे मैंने छापे वापे भी डाले, मैंने चेकिंग भी की, लोगों की जो हैफेड में काम करते थे उनकी उपस्थिति, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि जब आदमी राजनीति में हो और प्रशासनिक उसको कोई अधिकार मिले तो वो देश के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए हों, और वो मैंने पूरी तरह किए। अब हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हैं, वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं हरियाणा प्रदेश में जिसमें बिचौलियों का कोई स्थान ना हो। वो पोर्टल्स बना रहे हैं, उन्होंने फैमिली आईडी बनाई है, उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनाई है। वो ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि हर शनिवार को हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, किसी बार किसानों से, किसी शनिवार को वो मजदूरों से, किसी शनिवार को वो लाभार्थियों से, किसी शनिवार को महिलाओं की समस्याओं के लिए। तो ऐसा व्यवस्था वो कर रहे हैं जिससे कि हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे उन्नत राज्य बने। मैं मनोहर लाल जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ। ये ठीक है कि हर मुख्यमंत्री कोशिश करता है प्रदेश सेवा करने का। देवीलाल जी ने अपनी तरफ से कोशिश की, उन्होंने 100 रुपये पेंशन शुरू की थी गरीब आदमियों को, ताकि एक बड़ा लाभ शुरू हुआ। आज वो 2750 रुपये महीना है। यानी कांग्रेस समय में 1000 रुपये महीना पेंशन होती थी, लेकिन जब से मनोहर लाल जी आए हैं 9 साल में पेंशन बढ़ी है हर महीने की, और नवंबर में अब ये 3000 हो जाएगी। तो इस तरह से मनोहर लाल जी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि गरीब आदमियों को कम से कम कष्ट हो, गरीब आदमियों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाई जाएं, हरियाणा प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इनको सुरक्षा, स्वास्थ्य, इनकी जो व्यवस्था, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करने के लिए अच्छे साधन मिलें। हम मनोहर लाल जी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की जो ग्रोथ हो, जो विकास दर हो, वो ऊँची हो, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा। जिस तरह मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये प्रयास है उनका कि भारत विश्वगुरु बने। आज हमारी जो ग्रोथ है इस क्वार्टर की 7.8% है, जो कि मैक्सिमम है। ये जो अब क्वार्टर चल रहा है भाई 23-24 का, इसके पिछले क्वार्टर में 6.7 थी। तो मोदी जी ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को वो सुविधाएं मिलें। गरीब आप जहाँ पर उजला 9 करोड़ कनेक्शन दिए, अब अभी आपने देखा कि गैस सिलेंडर के रेट 200 रुपये कम किए हैं आम आदमियों के लिए, और जो BPL वाले हैं उनके 400 रुपये कम हुए हैं। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी 158 रुपये कम हुए हैं। आगे मैं उम्मीद करता हूं कि डीजल पेट्रोल के रेट भी कम होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी वो नब्ज़ जानते हैं लोगों की, वो गरीब आदमी को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, कैसे हिंदुस्तान का गरीब आदमी अपने आप को गरीबी से ऊपर उठ के काम करे, जिससे कि वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। पिछले इस 9 साल में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। ये जो हमारी सारे जो IMF की रिपोर्ट्स हैं वो ये शो करती हैं कि जो मोदी जी सारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये उनके उस काम की बदौलत है, ये जो वो भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं उसकी बदौलत है। अभी चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण हुआ और चांद की कक्षा में चंद्रयान काम कर रहा है। आज ही आदित्य L1 का प्रक्षेपण हुआ है। तो यानी साइंस के रूप में भी और डिफेंस के रूप में भी आज हम 11,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कुल 9 साल पहले 900 करोड़ का एक्सपोर्ट था। आज कुछ इंपोर्ट किया करते थे उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोबाइल का हम सबसे बड़े इंपोर्टर थे और आज हम सारे विश्व में नंबर 2 एक्सपोर्टर हैं। यानी नंबर 1 पे दूसरा कोई देश है, नंबर 2 पे हमारा भारतवर्ष है जो मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह मोदी जी ने व्यवस्था की है कि सारा हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर बन के सारे विश्व का पथ प्रदर्शक बने, सारे संसार में शांति हो। हम जो सर्वधर्म की बात करते हैं, हम जिस कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जो मोदी जी का जो स्लोगन है वो हमारे वेदों से लिया हुआ है। भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया कहलाता था, उस वक्त यही बातें थी जो सारे विश्व को भारत राष्ट्रता दिखाता था, शिक्षा देता था। तो मोदी जी के कार्यकाल में भारतवर्ष विश्वगुरु बनेगा और मनोहर लाल जी के कार्यकाल में
ये हिंदुस्तान का सबसे उन्नत राज्य बनेगा। तीसरी बार हरियाणा में सरकार आएगी और तीसरी बार ही मोदी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप तो, मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि सरकार आए, लेकिन मेरा यहाँ से एक सवाल और बनता है। अभी ये INDA गठबंधन है, उनकी मुंबई में मीटिंग थी 2 दिन पहले, आपको खूब जानकारी होगी। वहाँ पर उनके जो आरोप हैं, अभी विपक्ष क्या है, आरोप भी लगा सकता है, तो आरोप हैं उनके कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, बड़े व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाती है। राहुल गांधी का बयान है, अडानी जैसे अडानी जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रही है, हिंदुत्व की राजनीति करती है। इसको कहाँ तक आप मानते हैं कि बीजेपी और ये जो और जो दल हैं, जैसे NDA हो गया और इंडिया हो गया, तो उनके बीच में जब ये टकराव आता है तो ये हिंदुत्व की राजनीति वाला जो मामला है, ये सबसे ज़्यादा आरोप लगता है एक। और मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ तो किसी को क्या नुकसान है इसमें? हिंदुओं का तो जो मोटो है वो यही है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू तो वो सनातन जो धर्म के प्रेमी हैं वो ये चाहते हैं कि सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबका कल्याण हो। तो इसमें उनको क्या परेशानी है? क्या वो सबका कल्याण नहीं चाहते? इसका मतलब तो ये है जो INDA का जो ये कम्बिनेशन बना है, इनको ये भारतवर्ष के नाम का लाभ उठाना चाहते थे। वरना UPA जो रहा वो लाखों करोड़ के घोटाले से बदनाम हो गया, इसलिए उनको नाम बदलने की आवश्यकता पड़ी और नाम बदल के उन्होंने भारत का नाम लेके, ताकि लोग इस भुलावे में रह जाएं कि ये INDA है, ये इंडिया है। ये इंडिया नहीं, ये INDA है। ये लोगों को बहकाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। लेकिन भारतवर्ष के लोग बहुत जागरूक हैं। यहाँ की जो लोकतंत्र है ये सारे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। यहाँ के लोग किसी बहकावे में नहीं आएंगे। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। देखो, हम तो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं और सारे लोग जो यहाँ रहते हैं सब कल्याण हो। भारत विश्व तो अभी तो बनेगा जब हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का कल्याण होगा। ये थोड़ा कहते हैं मोदी जी कि मैं खाली हिंदुओं का भला करना चाहता हूँ। उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन दिए, हर धर्म के लोगों को दिए। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, हर धर्म के लोगों को बांटा। वो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, हर धर्म के लोगों को स्टार्टअप शुरू करवा रहे हैं। वो महिलाओं को 9 करोड़ महिलाओं को लोन दिए हैं, हर वक्त की महिलाओं को लोन दिए हैं। तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? और इसमें हिंदू की मुस्लिम क्या बात आ गई? जो NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, ये राष्ट्र के लोकतंत्र को मजबूत करने का मोर्चा है। और जो INDA है, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का मोर्चा है। जो राहुल गांधी जी हैं वो तो किसी अंधेरी सुरंग में रास्ता भूल गए हैं। उनको पता ही नहीं कि मैंने क्या करना है, उनको कोई समझ नहीं आ रहा। खाली वो काम करते हैं कि जैसे मोदी जी बढ़िया कोई काम करना है तो भाई हमने उसका विरोध करना है। मोदी जी ने भारत को ऊंचा बनाना है, नहीं हमने भारत को नीचे बनाना है। मोदी जी ने डिफेंस को मजबूत करना है, वो डिफेंस सेना का अपमान करते हैं। मोदी जी विदेशों से अपनी आत्मनिर्भरता बनाना चाहते हैं, वो चीन का गुणगान करते हैं। तो इनका तो ये INDA जो है ये केवल लोगों को बहकाने का संगठन है कि इंडिया नाम से लोग बहक जाएं। लेकिन भारतवर्ष के लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि एक बार फिर भारतवर्ष में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनेगी तीसरी बार। और जो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, सारे विश्व की नंबर 3 की जो अर्थव्यवस्था बननी है, आज नंबर हम 5 पे है, ये नंबर 3 पे आएगी अगले 5 सालों के अंदर अंदर। तो मैं इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है NDA का और INDA का। नहीं, अभी जैसे कि वो ये अडानी वाला जो चल रहा है, तो आपको लगता है जैसे 2019 से पहले उन्होंने राफेल घोटाला चौकीदार चोर है चलाया था, वो अभी ये अडानी चला रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? देखो, आप उन्होंने राफेल वाला चलाया था, सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, तो फिर क्या रही? वो कहते थे चौकीदार चोर है, लोगों ने दिखा दिया कि चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार तो भारत का रखवाला है। ये हर बात का विरोध कर रहे हैं। अब ये अडानी का नाम लेते हैं। अरे अडानी को राजस्थान सरकार ने 60,000 करोड़ के ठेके दिए हैं।
तो फिर वहाँ क्या क्या बोलेंगे वो? अडानी ने जब मोदी सरकार नहीं थी उस वक्त अडानी को इन्होंने ठेके दिए थे, तब अडानी बढ़िया था। और राजस्थान सरकार ने दिया है कांग्रेस की ने, तब अडानी बढ़िया था। और कोई काम यहाँ पर कर रहा है तो अडानी घटिया हो गया। अरे अडानी से कोई विरोध उनका है तो करें, वो हमें क्या ऐतराज इस बात से। अडानी से कोई विरोध उनका राहुल गांधी जी का है तो उससे विरोध रखें। भाई देश का हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, हम विदेशी निवेश बाहर से मंगवाते हैं, तो अगर कोई देश का उद्योगपति यहाँ पर निवेश करे तो इसमें क्या बुराई है? जब हम विदेशी निवेशकर्ताओं को बुलाकर यहाँ पर निवेश करवाते हैं लाखों करोड़ का, तो वो निवेश करता तो बढ़िया। और अगर कोई देश का टाटा करे या अडानी जी करें या टाटा भाई हमारे करें, रतन जी टाटा जो हैं, या अंबानी जी करें, तो वो घटिया हो जाएंगे। ये क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की और INDIA की? कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैंने आपको बताया ये INDA वाले अंधेरी सुरंग में घुस गए हैं, इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और राहुल गांधी जी इनके मुखिया हैं, वो इनको रास्ता दिखाने की कोशिश करें, जो खुद भटके हुए हैं, खुद रास्ता उनको नहीं मिल रहा, आंखें उनकी बंद हैं, उस अंधेरी सुरंग में से निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो लोगों को भी उस अंधेरी सुरंग में ले जाना चाहते हैं। लेकिन भारतवर्ष के लोग अंधेरी सुरंग में नहीं जाएंगे, भारतवर्ष के लोग रोशनी में रहेंगे। जैसे आज भारतवर्ष आदित्य L1 का प्रक्षेपण हुआ है, सूर्य की सारी उसको ये जानकारी लेने के लिए गया है, चंद्रयान भेजकर चंद्रमा की जानकारी ले रहा है। इसी तरह मोदी नेतृत्व में भारतवर्ष सारे संसार को ज्ञान देते हुए, सारे संस्कार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए, सारे विश्व के लोगों के कल्याण के में अपनी भूमिका निभाते हुए, जैसे कोरोना में 200 करोड़ कोरोना की ड्रॉप्स हिंदुस्तान में दी और सैकड़ों करोड़ बाहर भी विश्व के लोगों के लिए भेजी, विश्व के कल्याण के लिए। तो इस तरह NDA का जो गठबंधन है मोदी नेतृत्व में देश को भी और विदेश में अपनी छवि को बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है। इसी कारण मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नंबर 1 पर नेता हैं। इस INDA वालों को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, भैया इस अंधेरी सुरंग में जो तुम घुस गए हो इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहते उसमें। वो तो उनको तो खाली मक्खी में मक्खी मारनी है, विरोध के लिए विरोध करना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। NDA की सरकार 325 सीटें लोकसभा में, इससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को आज नोट कर लो, 325 से ज़्यादा सीटें NDA की आएंगी और शान से बहुत भारी बहुमत से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार बनेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे दिल की आवाज़ है, जो मैं लोगों के दिल की आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं उसके बलबूते पे कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि आम जन की आवाज़ है। अभी हम पलवल में बैठे हुए हैं और अभी से आज से 1 महीने पहले की बात करें तो यहाँ धारा 144 लगी हुई थी। नूह यहाँ से पास पड़ता है, नूह में एक यात्रा पर पथराव होता है, CM किस तरीके से इसको अंडरटेक करते हैं और फिर अनिल विज जी जो हैं गृह मंत्री, वो किस तरीके से करते हैं। उसके बाद इस तरीके की परिस्थिति बन जाती है कि देश का सारा ध्यान केंद्र जो है वो नूह पे आ जाता है कि नूह में जो हिंसा भड़की हुई है, आगजनी होती है, बुरी तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो चीज़ उसके विरोध में, अब मेरा क्वेश्चन जो आपसे ये है कि उसके विरोध में जब बुलडोज़र एक्शन लिया जाता है, जिस तरीके से यूपी में योगी जी करते हैं, उसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर जो है वो बुलडोज़र चलवा देते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये हिंदुत्व की राजनीति नहीं है क्या? मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया कि जब सारे देश को विकास करना है तो ये देखो कि पिछड़े जिले सबसे ज़्यादा कौन से हैं। तो 110 जिले हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े जिले थे, जिनमें नूह सबसे पिछड़े जिलों में, उन 110 जिलों में था। आज मनोहर लाल जी के प्रयास से नूह नंबर 3 पे आ गया है उन जिलों में। तो मनोहर लाल जी की सरकार ने ये कोशिश की कि वहाँ पर हम विकास के कार्य कराएं,
लोगों को सुविधाएं दें, उनकी तरक्की हो। तो अब जो यात्रा निकली, तो यात्रा हर साल निकलती थी, तो किसी को यह आभास नहीं था कि ये लोग उस पर पथराव करेंगे। लेकिन विरोधी पार्टियों ने अपना वो रौद्र रूप दिखाया। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि किसी तरह से हम इस सरकार को डिफेम करें, मनोहर लाल जी की सरकार को। तो जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो अचानक से उन्होंने 1-2 दिन में वो तैयारी करके और उसको पथराव करा दिया। उसमें इनके जो नेता थे नूह जिले के, विधानसभा में भी मामन खान ने अपनी जो बयान रखा था, वो उन साइट्स पे भी गए जिसके बारे में पता लगा है जहाँ जहाँ झगड़े हुए थे। तो इसमें हिंदुओं की यात्रा तो हर साल निकलती थी। अच्छा, मुसलमानों की यात्रा भी निकलती है हर साल। वो ताजिए निकलते हैं उनके, तो हिंदू तो उन पर पथराव नहीं करते। तो जब हिंदू पथराव नहीं करते तो मुसलमान भी इस देश के वासी हैं, उनको पथराव नहीं करना चाहिए। अरे भाईचारे की भावना है, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। कोई क्रिश्चियन कोई यहाँ पर फंक्शन करे तो हिंदू तो उनको तंग नहीं करते, ना मुसलमानों को तंग करते हैं। तो रेसिप्रोकल है। हम भी ये चाहते हैं कि जो यात्रा हिंदुओं की निकले उस पर भी कोई परेशानी ना करें। लेकिन उन विदेशी जो विपक्षी पार्टियों के दबाव में आकर, बहकावे में आकर उन्होंने पथराव किया, उन्होंने गोली वोली चली, उस पर कुछ आदमी मरे, घायल हुए। तो जब उस पर कंट्रोल करने के लिए उसको किया गया तो धारा 104 भी लगानी पड़ी। तो वो तो जब प्रिकॉशनरी लगानी पड़ी, वो 2-4-5 दिन के बाद ठीक हो गया वो सारा कुछ। तो इसमें कोई हिंदू वाले मुसलमान की बात नहीं थी। हम तो भाई, हिंदू अपना जीवन जी रहा है, अपने दिवाली मनाता है, श्रावण के महीने में यात्रा निकलती हैं, दशहरा मनाता है, हम भी मनाते हैं। क्रिश्चियन अपना ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं, ईसा मसीह का क्रिसमस मनाते हैं, मुसलमान अपनी ईद मनाते हैं। तो किसी को क्या परेशानी किसी बात से? मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल था जब बुलडोजर चलता है। अरे बुलडोजर तो इसलिए चला, जो अवैध संपत्तियां थी, जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे थे, उनको नोटिस पहले दिए हुए थे, उस पर निर्माण, उस पर ध्वंसात्मक कुछ कार्रवाई हुई। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, उनको पहले से नोटिस दे रखे थे उनको पहले ही। चलिए, अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जो जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी आएगी, तो बीजेपी मतलब सेंटर में हम देख रहे हैं कि एनडीए का वो है। यहाँ पे जो सरकार है हरियाणा में, वो अभी भी ऐसी सरकार है, मिलीजुली सरकार। तो मिलीजुली सरकार और एक मजबूत सरकार, इसमें से आप किस उसको देखते हैं कि क्या इस बार भी शीट शेयरिंग से यहाँ लड़ेंगे या फिर अकेले अकेले करके? मैं आपका प्रोस्पेक्टिव पूछ रहा हूँ, वो पार्टी का अलग हो सकता है। उस पार्टी का फैसला लेना है ऊपर लेवल पे कि अलग लड़ना है, समझौते में लड़ना है। तो उसमें मैं तो बहुत छोटा पुर्जा हूँ, उसमें मैं अपनी क्या राय दे सकता हूँ। बाकी आज तक तो सरकार संयुक्त रूप चल रही है, भाजपा की जजपा की, तो ये बढ़िया प्यार चलेगी, पूरे साल पूरा करेगी पूरा टाइम। तो बाद में जो पार्टी फैसला करेगी, और पार्टी क्यों तोड़गी समझौते को? जब अभी 38 पार्टियाँ हो गई हैं एनडीए ग्रुप में लड़ने के लिए, जजपा भी उसी में है, तो मैं समझता हूँ जब वो मिलके लड़ ही रहे हैं तो मिलके लड़ लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं, आपकी कोई नीतिगत फैसला होगा तो ऊपर वाले करेंगे, वो तो ऊपर वाले करेंगे। मैं तो सिर्फ आपकी राय लेना। जो दिखाई दे रहा है, अभी आपने देखा कि 38 पार्टियाँ का अभी सम्मिलित हुई एनडीए में, तो उसमें जजपा भी है। तो आज तक तो यही पोजीशन है और सरकार मिल के चल रही है, तो कोई बाहर दूर अलग जाने की वाली बात है नहीं। तो इस बार क्या देख रहे हैं आपके यहाँ, मतलब कितनी सीट का अनुमान लगा रहे हैं? वहाँ का तो आपने लगा दिया 350, 350 के पार कर दिया आपने। 51 सीटें आएंगी इस बार। 51 सीटें मिलजुल के या बीजेपी के अकेले? यानी मनोहर लाल के नेतृत्व में 51 सीटें आएंगी। तो इस बार मतलब दोबारा मनोहर जी की सरकार आ रही है। ये ठीक है, कुछ प्रतिनिधियों से लोगों को नाराज़गी है, मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं है कहने में। बहुत से प्रतिनिधियों से उसमें नाराज़गी हरियाणा प्रदेश लोगों में है, तो वो टिकटें बदलती हैं, टिकटें बदलेंगी, इसमें कोई परेशानी में बात नहीं है। और टिकटें बदलते ही धड़ाके से 51 सीटें आएंगी, आपको बता दी मैंने। नहीं, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि पर्टिकुलरली जो विधायक हैं या जो अभी वहाँ विधायक जो हैं,
उनसे परेशानी है, बीजेपी से परेशानी नहीं ये है। परेशानी नहीं है, उनके काम से परेशानी है, उनके वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे, वो लोगों को मतलब वो लोगों की उम्मीदों तक पूरा नहीं उतर पा रहे, लोग सेवा नहीं कर पा रहे। जो नहीं कर पा रहे तो उनको सरकार पार्टी बदल देती है। हर प्रदेश में बदली है, गुजरात में बदली है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बदल रहे हैं और राजस्थान में बदलेंगी, कर्नाटक में बदली थी, तो इस तरह यहाँ बदलेंगी। इसमें पार्टी ये देखती है कि लोग हित किस में है, लोगों को खुशी किस बात से मिलेगी, लोगों का कल्याण कैसे ज़्यादा होगा, प्रदेश कैसे चमकेगा, विकास कैसे करेगा। और उसमें कोई विधायक की या किसी की वो नहीं है, जो काम सही नहीं कर रहा उसको पार्टी बदल देती है और यहाँ भी वही होगा। ये थे मेरे साथ सुभाष जी, और बहुत ही अच्छी वार्ता यहाँ पे मुझे लगता है इनके साथ हुई है, और बहुत ही सुगम तरीके से इन्होंने जो बताया है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और आशा करता हूँ कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, आप इसी तरीके से लोक कल्याण कार्य करते रहें। तो मैं यही कहता हूँ कि लोग राजनीति में जो आएँ वो सेवा की भावना से आएँ, नोट खींच लेकर नहीं। क्योंकि नोट कमाना है तो और बहुत से तरीके हैं, बहुत से बिजनेस हैं, कम से कम राजनीति को बख्श दें उस बात से हम। मैं अपनी किसी भी पार्टी के नेता हूँ, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 75 वर्ष की मेरी उम्र है, मैं उनको अपना एक बड़े होने के नाते ये सुझाव देना चाहता हूँ कि राजनीति में सेवा की दृष्टि से आएंगे, लोगों का पुण्य मिलेगा, लोगों की सेवा करने से उनको आदर प्राप्त होगा और पार्टी भी चमकेगी, देश भी चमकेगा। ये जरूर सुझाव देना चाहता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।